मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए। 1 साल बाद बाजार तो 10% ऊपर गया, लेकिन उनका निवेश सिर्फ 8% बढ़ा। हाँ। तो सवाल उठता है कि वो जो 2% का फर्क है वो कहाँ गया? क्या वो मतलब हवा में गायब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही आज की हमारी बातचीत का आप कह सकती हैं कि केंद्र है। उस 2% की कहानी के पीछे म्यूचुअल फंड की पूरी मशीनरी छिपी है। बिल्कुल। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। इस सफर में हम नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी, हाँ। टोटल एक्सपेंस रेशो यानी टीईआर और यूनिट्स की कीमत कैसे तय होती हैं, इन सब किरदारों से मिलेंगे। ये सब सुनने में भले ही मुश्किल लगे, लेकिन आज हम इन्हें बिल्कुल आसान बना देंगे। और हमारी इस पड़ताल का आधार है NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाई गई सर्टिफिकेशन वर्कबुक। अच्छा। उसका 7वां अध्याय। तो मतलब सारी जानकारी एकदम सटीक और भरोसेमंद है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उस पैसे का असल में होता क्या है, उसका मूल्य कैसे तय होता है और कौन सी अदृश्य लागतें हमारे रिटर्न पर असर डालती हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पारदर्शिता और भरोसे का सवाल है। सेबी ने इसके लिए उचित मूल्यांकन के सिद्धांत यानी फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स बनाए हैं। फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स? जी। इन सिद्धांतों का मकसद सिर्फ एक है, जब भी कोई निवेशक चाहे छोटा हो या बड़ा यूनिट्स खरीदे या बेचे तो उसके साथ हमेशा इंसाफ हो, उसे हमेशा सही और उचित मूल्य मिले। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। जब हजारों लाखों लोग रोज एक ही स्कीम में पैसा डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो ये सिस्टम कैसे सुनिश्चित करता है कि किसी के आने या जाने से बाकी लोगों को नुकसान ना हो? ये उचित मूल्यांकन आखिर है क्या? ये पूरी व्यवस्था की नींव है। देखिए, सेबी के इन 10 सिद्धांतों का सार यही है कि मूल्यांकन हमेशा असलियत पर आधारित होना चाहिए, ना कि किसी अनुमान पर। अच्छा, जैसे पहला सिद्धांत कहता है कि मूल्यांकन हमेशा प्रतिभूतियों के प्राप्त मूल्य यानी रियलाइजेबल वैल्यू पर होगा। एक मिनट, प्राप्त मूल्य? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो कीमत जो कागज पर दिख रही है? नहीं, इसका मतलब है कि अगर आज इसी वक्त उन सभी शेयर्स और बॉन्ड्स को बाजार में बेचा जाए तो असल में हाथ में कितना पैसा आएगा। अच्छा, तो ये उस दिन का लाइव मार्केट रेट है? एकदम सही। ये सिर्फ एक किताबी मूल्य नहीं बल्कि हकीकत का दाम है। और जैसे छठा सिद्धांत है वो पारदर्शिता की बात करता है। ये कहता है कि मूल्यांकन का तरीका क्या है ये हर निवेशक को पता होना चाहिए, और ये सारी जानकारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC की वेबसाइट पर। और SID में भी होती होगी? बिल्कुल, वेबसाइट और स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी SID में साफ साफ लिखी होती है। SID, ये नाम कई बार सुना है। इसे क्या समझे, मतलब ये क्या होता है? निश्चित करते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष हो। बिल्कुल। और यही निष्पक्षता हमें NAV तक ले जाती है ना? जी। तो ये NAV यानी एक यूनिट की कीमत, ये निकाली कैसे जाती है? क्या इसका कोई बहुत जटिल गणित है? सुनने में शायद लगे, पर है बहुत सरल। फॉर्मूला सिर्फ इतना है, स्कीम की कुल संपत्ति में से उसकी कुल देनदारियां घटा दीजिए। मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बिल्कुल। और जो रकम बचे उसे कुल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स की संख्या से भाग दे दीजिए। अच्छा, इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि ऑडियो पर लंबे चौड़े नंबर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इसे बहुत आसान नंबरों से समझते हैं। मान लीजिए एक फंड के पास कुल मिलाकर 220 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है। इसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, कैश सब शामिल है, और उसे बाजार में या अपने कर्मचारियों को 20 करोड़ चुकाने हैं, यानी उसकी देनदारियां 20 करोड़ हैं। तो उसकी नेट संपत्ति हुई 220 - 20 यानी 200 करोड़ रुपए। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि इस फंड की कुल 20 करोड़ यूनिट्स बाजार में निवेशकों के पास हैं। ओके। तो हम बस 200 करोड़ को 20 करोड़ यूनिट से भाग दे देंगे। हर यूनिट की कीमत यानी NAV आ गई 10 रुपए। बस इतना ही सरल है? हाँ, बस इतना ही। और यही NAV हर दिन बदलती रहती है, बाजार के उतार चढ़ाव से, फंड को मिलने वाले ब्याज या डिविडेंड से, और हाँ, फंड के खर्चों की वजह से भी। यहीं पर एक बात और दिलचस्प हो जाती है। शुरुआत में मार्क टू मार्केट का जिक्र है। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है, इसका क्या मतलब है और ये इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ जरूरी नहीं, ये म्यूचुअल फंड की आत्मा है। मार्क टू मार्केट का सीधा सा मतलब है रोजाना दिन खत्म होने पर स्कीम के सभी निवेशों का ताजा बाजार मूल्य पता करना। हर रोज। ये सुनिश्चित करता है कि NAV हमेशा, मतलब हमेशा, सच के करीब हो। और अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा? तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में दिया गया है।
मान लीजिए एक स्कीम की मौजूदा एनएवी 15 रुपए प्रति यूनिट है। ठीक। अब एक नया निवेशक आता है और एएमसी उसे 10 रुपए की पुरानी फेस वैल्यू पर 100 यूनिट्स दे देती है। अरे, यानी मौजूदा बाजार मूल्य से बहुत सस्ता। हाँ, अब इससे हुआ क्या? स्कीम में 1000 रुपए तो आ गए, लेकिन सभी पुराने निवेशकों की एनएवी तुरंत 15 रुपए से घटकर 14.95 रुपए हो गई। मतलब एक नए निवेशक को फायदा पहुंचाने के लिए उन सब की संपत्ति का मूल्य घट गया। ये तो सरासर अन्याय है। बिल्कुल, ये उनके साथ धोखा हुआ। और इसका उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल, मान लीजिए एनएवी 15 रुपए है, लेकिन एक पुराना निवेशक अपनी यूनिट्स 10 रुपए में ही बेचकर निकल जाता है। एएमसी उसे 10 रुपए प्रति यूनिट दे देती है। अच्छा। इससे क्या होगा? स्कीम से पैसा कम गया, लेकिन यूनिट्स की कीमत ज्यादा थी। नतीजा ये होगा कि बाकी बचे निवेशकों की एनएवी बढ़कर 15.05 रुपए हो जाएगी। तो उन्हें बैठे बिठाए फायदा हो गया। ये भी तो अन्याय ही है। इसीलिए मार्क टू मार्केट इतना जरूरी है। ये एक तरह से पार्टी में हिसाब करने जैसा है। अच्छा उदाहरण है। कोई दोस्त बीच में पार्टी छोड़कर जा रहा है तो उससे सिर्फ उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितना उसने खाया पिया है, ना 1 रुपया ज्यादा ना एक कम। बाकी दोस्तों पर बोझ ना पड़े। बिल्कुल। मार्क टू मार्केट ये सुनिश्चित करता है कि हर लेन देन सही एनएवी पर हो, जिससे लाखों अनजान निवेशक एक दूसरे पर भरोसा करके एक ही जगह पैसा लगा सकें। आप समझ आया। तो ये जो एनएवी रोज घट बढ़ रही है, ये सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से नहीं है। इस पूरी मशीनरी को चलाने में फंड मैनेजर की सैलरी, मार्केटिंग, ऑडिट, इन सब में पैसा लगता है। जी। और जाहिर है ये पैसा निवेशकों की जेब से ही आता है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है टोटल एक्सपेंस रेशियो, यानी टीईआर। टीईआर ये एएमसी द्वारा स्कीम को मैनेज करने के लिए लिया जाने वाला एक वार्षिक शुल्क है, जिसे प्रतिशत में बताया जाता है। और ये कोई अलग से नहीं लिया जाता, बल्कि हर रोज बहुत छोटी मात्रा में एनएवी से अपने आप कटता रहता है। और इस टीईआर में क्या क्या शामिल होता है? क्या ये सिर्फ फंड मैनेजर को दी जाने वाली फीस है? ये एक आम गलतफहमी है। मैनेजर की फीस, जिसे हम निवेश और सलाहकार शुल्क कहते हैं, वो इसका एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन सिर्फ वही नहीं। और क्या है? सोचिए, इसमें मार्केटिंग और बिक्री का खर्च, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रार की सेवाएं, ऑडिट फीस, कस्टोडियन फीस। एक मिनट, मार्केटिंग का खर्च भी? मतलब टीवी पर या अखबार में जो फंड का विज्ञापन आता है उसका पैसा भी मेरे निवेश से ही कट रहा है? बिल्कुल। और इसीलिए सेबी ने इस पर एक सीमा लगाई है ताकि ये खर्चे हाथ से बाहर ना निकल जाएं। अच्छा। सेबी ने नियम बनाए हैं कि फंड का आकार यानी एयूएम जितना बड़ा होगा, टीईआर का प्रतिशत उतना ही कम होना चाहिए। अच्छा, तो बड़े फंड्स में खर्च का अनुपात कम होता है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, जैसे एक इक्विटी स्कीम के लिए पहले 500 करोड़ रुपए के एयूएम पर अधिकतम टीईआर 2.25% हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एयूएम बढ़ेगा ये प्रतिशत घटता जाएगा। और ये 2% सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन लंबी अवधि में ये एक साइलेंट वेल्थ किलर है। साइलेंट वेल्थ किलर, ये तो काफी ड्रामेटिक शब्द है। पर ये सच है। सोचिए, अगर 2 फंड्स में बाकी सब कुछ बराबर हो, लेकिन एक का टीईआर 1% और दूसरे का 2% हो, तो 20 साल में दूसरा फंड आपके रिटर्न का 20% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ खर्च में ही खा जाएगा। 20%? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। इसीलिए निवेश करने से पहले टीईआर देखना बहुत जरूरी है। ये तो आंखें खोल देने वाली बात है। टीईआर के अलावा क्या यूनिट्स खरीदने या बेचने पर भी कोई और चार्ज लगता है? मैंने एंट्री और एग्जिट लोड के बारे में सुना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पहले एंट्री लोड हुआ करता था। हाँ, होता था। यानी जब आप यूनिट्स खरीदते थे तो एनएवी के ऊपर एक अतिरिक्त शुल्क लगता था जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता था। लेकिन सेबी ने अब एंट्री लोड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी तरह से? जी, पूरी तरह से। अब आप सीधे एनएवी पर ही यूनिट्स खरीदते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, यानी खरीदने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। लेकिन एग्जिट लोड का क्या? वो अभी भी है? हाँ, एग्जिट लोड अभी भी कुछ स्कीमों में लागू है, लेकिन इसका मकसद निवेशक से पैसा कमाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये तब लगता है जब कोई निवेशक एक तय समय सीमा, जैसे कि 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स बेचता है। इसका उद्देश्य निवेशकों को लंबे समय तक निवेशित रहने के लिए प्रोत्साहन करना है। लेकिन एक तरह से देखें तो ये निवेशक को अपने ही पैसे निकालने की सजा देने जैसा नहीं है? मान लीजिए किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और उसे पैसे निकालने पड़े, तो उस पे लोड क्यों लगे? आपका सवाल बहुत वाजिब है,
लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए। जब कोई निवेशक बहुत जल्दी पैसा निकालता है तो फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो में फेरबदल करना पड़ सकता है, जिससे लेन देन की लागत आती है। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ, और ये लागत बाकी बचे हुए निवेशकों पर पड़ती है। तो एग्जिट लोड एक तरह से जल्दी निकलने वाले निवेशक द्वारा बाकी निवेशकों को दिया गया मुआवजा है, ताकि उन पर कोई बोझ ना पड़े। अरे वाह, तो ये जो एग्जिट लूट का पैसा कटता है वो जाता कहाँ है? मुझे तो हमेशा लगता था कि ये सीधा एएमसी की कमाई में जुड़ जाता होगा। ये एक और आम गलतफहमी है। एग्जिट लोड से जमा हुआ एक एक पैसा वापस उसी स्कीम में चला जाता है, एएमसी के जेब में नहीं। उसी स्कीम में? जी। मान लीजिए किसी स्कीम की एनएवी 11 रुपए है और उस पर 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप समय से पहले बेचते हैं तो आपको प्रति यूनिट 11 पैसे काटकर 10.89 रुपए मिलेंगे, और वो जो 11 पैसे हैं वो वापस स्कीम में एसेट्स में जुड़ जाएंगे, जिससे बाकी सभी निवेशकों की एनएवी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब जाकर ये व्यवस्था काफी निष्पक्ष लग रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मन में आ रहा है, जब कोई स्कीम डिविडेंड देती है तो एनएवी का क्या होता है? क्या ये एक तरह का बोनस है? इसे बोनस समझना एक बहुत बड़ी भूल है। जब कोई स्कीम डिविडेंड देती है तो उसकी एनएवी ठीक उतनी ही रकम से कम हो जाती है। अच्छा। अगर 15 रुपए की एनएवी वाली स्कीम 1 रुपए का डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देने के ठीक बाद उसकी एनएवी घटकर 14 रुपए रह जाएगी। ये कोई अतिरिक्त मुनाफा नहीं है, बल्कि ये आपके ही निवेश के मूल्य का एक हिस्सा है जो आपको नकद में वापस दिया जा रहा है। और क्या कोई स्कीम अपनी मर्जी से कितना भी डिविडेंड दे सकती है? मतलब मान लीजिए किसी शेयर की कीमत सिर्फ कागज पर बढ़ी है, तो क्या उससे भी डिविडेंड बांटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ सेबी का एक बहुत सख्त नियम काम करता है। डिविडेंड सिर्फ वितरण योग्य अधिशेष यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व से ही दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में डिविडेंड सिर्फ उस प्रॉफिट से दिया जा सकता है जो फंड ने सच में कमाया हो, यानी शेयर्स या बॉन्ड्स बेचकर रियलाइज्ड गेन्स किए हों। अच्छा, जो प्रॉफिट बुक कर लिया है। जी, सिर्फ कागज पर बढ़ी हुई किसी शेयर की कीमत से डिविडेंड बांटना मना है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि स्कीमें अपनी कैपिटल में से डिविडेंड बांटकर निवेशकों को गुमराह ना करें। तो आज की चर्चा से ये साफ हो गया कि हमारे निवेश के पीछे एक बहुत ही सोची समझी और निष्पक्ष व्यवस्था काम कर रही है। पहला, एनएवी किसी यूनिट का हर दिन का सच्चा बाजार मूल्य है। दूसरा, मार्क टू मार्केट का सिद्धांत इस भरोसे की गारंटी है कि किसी एक निवेशक के आने जाने से बाकी किसी को नुकसान नहीं होगा। तीसरा, टीईआर वो अदृश्य लागत है जो हमारे रिटर्न पर धीरे धीरे असर डालती है, और इसलिए इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और आखिर में एंट्री लोड अब इतिहास बन चुका है, और एग्जिट लोड का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करना है, और वो पैसा भी स्कीम में ही वापस चला जाता है। ये सब जानना उस 2% के रहस्य को सुलझाने जैसा है जिससे हमने शुरुआत की थी। बिल्कुल, और ये हमें एक और गहरे सवाल की ओर ले जाता है। हमने इक्विटी की बात की, लेकिन सोचिए किसी डेट फंड के बारे में। अगर उसके पोर्टफोलियो में मौजूद कोई बॉन्ड अचानक खराब हो जाए, कंपनी डूबने लगे और बॉन्ड की कीमत बहुत गिर जाए, ऐसे क्रेडिट इवेंट की स्थिति में बाकी निवेशकों को इस अचानक लगे झटके से कैसे बचाया जाता है? ये तो एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक स्थिति हो सकती है। इसका क्या समाधान है? इसके लिए सेबी ने सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट बनाया है। इसमें उस खराब बॉन्ड या एसेट को मुख्य पोर्टफोलियो से पूरी तरह अलग करके एक अलग यूनिट बना दी जाती है। मतलब उसे अलग थलग कर दिया जाता है। हाँ, इससे उस खराब बॉन्ड की समस्या मुख्य फंड की एनएवी को और प्रभावित नहीं करती और बाकी निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता है। ये एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन ये दिखाता है कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम में कितनी गहराई से सोचा गया है। सही है। इस पर और खोजबीन की जा सकती है कि ये कैसे